गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है धारा 173 की उपधारा 4 BNSS 2023 के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय मतलब एसपी को आवेदन को किस प्रकार से ड्राफ्ट करें, लिखें और कोर्ट जाने से पहले हमें ये सीखना और जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ सर, धारा 173(4) का महत्व एक आम व्यक्ति नहीं समझता है और ये जो प्रावधान दिए गए हैं ये आवश्यक रूप से प्रावधान कर दिए गए, क्योंकि अक्सर जब भी कोई भी गंभीर प्रकृति का अपराध किसी भी व्यक्ति के साथ घटित होता है तो वो सबसे पहले पुलिस थाने रिपोर्ट लिखाने जाता है। इसको धारा 173 BNSS 2023 में बताया गया है। पहले ये धारा 154 सीआरपीसी के तहत थी, जिसको हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। तो जब व्यक्ति एफआईआर लिखाने गया संज्ञेय प्रकृति का अभ्यास कॉन्जेबल अफेंस, आप ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ कॉन्जेबल अफेंस की बात कर रहे हैं सर हम। नॉन कॉन्जेबल अफेंस एक अलग चीज हो जाती है। नॉन कॉन्जेबल अफेंस पे फिर एनसीआर रिपोर्ट दी जाती है, फिर आप प्राइवेट वकील साहब से संपर्क करके कोर्ट में मुकदमा आप लगाएं। हम गंभीर प्रकृति के अपराध की बात कर रहे हैं कि यदि लूट, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण और भी बहुत से अपराध जो गंभीर प्रकृति के हैं, जब आप पुलिस थाने में गए, आपने रिपोर्ट लिखाई और पुलिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, या आपकी एफआईआर लिखने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन ही चालू नहीं किया गया, 8 महीने 9 महीने तक उसको ऐसी ठंडे बस्ते में दबा कर रखा गया, तब ऐसी स्थिति में जब हम कोर्ट में जज साहब के समक्ष धारा 175 की उपधारा 3 के तहत जब आवेदन पेश करते हैं तो उस आवेदन को पेश करने से पहले एक नेसेसरी शर्त जो बताई गई है धारा 173 की उपधारा 4 में बताई गई है कि सबसे पहले आपको थाने पर आवेदन देना होगा, लिखित में या मौखिक में। उसके बाद आपके साथ जो गंभीर वारदात हुई है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तब आपको संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित में और डाक से आवेदन भेजना जरूरी है। या तो आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक से आप आवेदन भेज दें, उसमें आपको प्राप्ति रसीद, आवेदन की कॉपी और जो है कि एक्नॉलेजमेंट रसीद जो वहां से प्राप्ति होके दस्तखत होके आपके पास आएगी, वो सभी आपके पास बतौर रिकॉर्ड के रहता है। अब जब आपने आवेदन वहां पर दे दिया, क्योंकि थाने पर आपकी सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर आपकी दर्ज नहीं की गई, तब आपने धारा 173 की उपधारा 4 में जो प्रावधान दिए गए उसके तहत पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन आपने लिखित में दे दिया। आज का वीडियो वो आवेदन किस प्रकार से लिखा जाएगा उसी की ड्राफ्ट में आपके लिए तैयार करके लाया हूं। डिजिटल ई बुक में मेरे द्वारा पूरी ड्राफ्ट तैयार करके रखी गई है। आगे की जानकारी मैं आपको उसी के अंदर से दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से खरीद भी सकते हैं। अब जब आपने आवेदन दे दिया एसपी साहब को, तो वहां पर वो उसकी जांच करेंगे या करवाएंगे उनके अधीनस्थ अधिकारी से, और उनको जांच के बाद उनको लगता है कि संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, कॉन्जेबल अफेंस है, गंभीर प्रकृति का, तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जो अधीनस्थ अधिकारी से जिससे वो जांच या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे पुलिस अधीक्षक महोदय, तो उस अधीनस्थ अधिकारी को भी थाना प्रभारी की समस्त शक्तियां उनको होंगी। ये धारा 173 की उपधारा 4 में बताया गया है। अब यदि ये आवेदन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं। जैसे कि एक मामला मेरे पास ही आया है अभी जस्ट, और कल ही मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है कि उन्होंने, सज्जन ने सब जगह आवेदन दे दिए, डीजीपी, मानवाधिकार आयोग, एसडीओपी, लेकिन एसपी साहब को छोड़ दिया। जबकि धारा 173 की उपधारा 4 स्पष्ट कहती है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया जाएगा डाक से लिखित में। तो हमें इस कानूनी प्रावधान का पालन करना है। तो अब मैं आपको सबसे पहले वो ड्राफ्ट बता देता हूं सर, क्योंकि हमारा वीडियो मुख्यतः इसी टॉपिक पर है। अगर आपने इस प्रोसेस का पालन नहीं किया तो आपके साथ क्या हो सकता है सर? या तो आपका आवेदन प्री मैच्योर, अपरिपक्व मानकर निरस्त भी किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि उसको परिवाद के रूप में न्यायालय दर्ज कर लेगा। अब परिवाद में अगर दर्ज कर लिया न्यायालय ने तो फिर आपके गवाह होंगे। अब आपका उद्देश्य ही पूरा कहाँ हो पाया? फिर आप गंभीर प्रकृति के अपराध में एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे थे, अब वो परिवाद के रूप में आ गया। अब आपको यहाँ फिर सालों लग जाएंगे सर, गवाह होगा, नोटिस जारी होगा, वो आराम से घूमते रहेंगे। तो वो आपका इंटेंशन कहाँ पूरा हो पाया? एक छोटी सी गलती की वजह से कि आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित में आवेदन नहीं दिया। तीसरा सर, स्थिति क्या बनेगी आपकी कि ये तकनीकी त्रुटि मानी जाएगी। सपोज करो कि बिना उसके किसी कारणवश न्यायालय के द्वारा उस पर कोई आदेश भी कर दिया गया, तो वो हाई कोर्ट में फिर उसकी रिट पिटीशन लगा देंगे, वहां पर इस तकनीकी त्रुटि का आधार लेंगे वो कि साहब इसमें ये तकनीकी जो है कि विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था,
और जो परिवादी है उसने 173 के तहत जो है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को कोई शिकायत आवेदन नहीं दिया, डायरेक्ट आवेदन पेश कर दिया। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं सर, मैं ड्राफ्ट में जाने से पहले आपको कि 175 की जो उपधारा 3 है उसमें साथ में एक शपथ पत्र लगाना जरूरी है। वो शपथ पत्र क्यों लगाया जाता? उस शपथ पत्र में यही तो लिखा जाता है कि हमने विधिक प्रोसेस का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को इस तारीख को रजिस्टर्ड डाक से आवेदन भेज दिया था, और वहां से भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे साथ कंजेबल ऑफेंस हुआ है, तो माननीय न्यायालय को हम ये परिवाद पत्र पेश कर रहे हैं, आवेदन पत्र दे रहे हैं 175(3) का, BNSS 2023 का। ये पहले 156(3) थी सर सीआरपीसी में। इसके तहत मजिस्ट्रेट को काफी शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी कर सकते हैं, जांच का आदेश भी कर सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी वो मंगा सकते हैं। तमाम इसमें पावर्स जो है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी गई हैं। तो अब मैं आगे की जानकारी अब सीधे आपको डिजिटली बुक में से सीधे उस आवेदन की ड्राफ्ट पर लेकर चलता हूं, क्योंकि यदि आपने आवेदन नहीं दिया तो ये आपकी सारी प्रोसेस में ये जो नुकसानात मैंने बताया आपको हो सकते हैं, इसलिए इसको आप हल्के में ना लें। और सबसे पहले आप जब भी आपके साथ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध होता है और थाने पर सुनवाई नहीं होती है, तो आपको पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन देना जरूरी है। ये कानून में बताया गया है सर, 173 की उपधारा 4 में भी बताया गया है। जो उपधारा 4 है ये मैं बुक में भी लेकर बैठा हुआ हूं, मैंने आपको मौखिक बता दिया, आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर भी मैं बता देता हूं। कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इतला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इतला का सार लिखित में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इतला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबद्ध रीति से अन्वेषण करने का निर्देश देगा, और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, जिसके ना हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। अब ये सर मैंने बुक में से ही पढ़ के आपको बता दिया और उसको सरल तौर से मैंने आपको समझा भी दिया। तो मैं इस आवेदन की ड्राफ्ट सर आपको डिजिटली बुक में से बताता हूँ। दो ड्राफ्ट में सर, एक तो आइडियल ड्राफ्ट तैयार करके रखी है और दूसरी एक ड्राफ्ट इस प्रकार के मामले पे है कि 9 माह से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वो भी 175(3) के तहत जब आप जज साहब को उसका भी निवेदन आप करेंगे कि हम माननीय न्यायालय 9 माह हो चुके हैं और हमारी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस के अधिकारियों के द्वारा ना तो चालान पेश किया गया है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया है, तो इनसे पुलिस स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई जाए और इनको निर्देशित किया जाए कि ये जो है कि निश्चित समय अवधि में चालान प्रस्तुत कोर्ट में करें। तो उसके लिए भी सर 173 की उपधारा 4 के तहत आपको पुलिस अधीक्षक महोदय का आवेदन देना होगा। मतलब आप ये मान के चलें कि यदि आप कोर्ट में थाने के खिलाफ कोई आदेश, पुलिस अधिकारी महोदय के लिए कोई आदेश आप करवाना चाहते हैं और 175 की उपधारा 3 BNSS 2023 के तहत आप कोई भी आवेदन देते हैं, तो साथ में आपको शपथ पत्र भी लगाना होगा और पुलिस अधीक्षक महोदय को डाक से आवेदन भी देना होगा। ये नेसेसरी है सर, आपको ये प्रोसेस करना ही होगी। आइए अब मैं आपको उस आवेदन की ड्राफ्ट के बारे में सर जानकारी देता हूं। लेट्स गो सर, सीधे उस ड्राफ्ट पे आ चुके हैं सर, जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। एक सिंपल सा आवेदन है, मतलब लेकिन फिर भी हमें उसमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे कि मैंने ड्राफ्ट आपके लिए एक आइडियल ड्राफ्ट तैयार करी हुई है। आपकी जो भी घटना हो वो आपकी घटना आप उसमें उस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वही वर्ड टू वर्ड आप इस्तेमाल करें, आपकी घटना को आप इस्तेमाल उसमें परिवर्तित करके आप इसमें आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 173 की उपधारा 4 के अंतर्गत जब पुलिस थाना प्रभारी TI किसी संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे, तब पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय को भेजे जाने वाले आवेदन का एक पूर्णतः आदर्श विधिक प्रारूप नीचे दिया जा रहा है। ऊपर आपको लिखना है सर, कार्यालय माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर, या जो भी भोपाल, इंदौर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आप जहां भी जिस भी जगह हैं, जिस भी शहर में, आप ऊपर उसका नाम लिख दें। उसके बाद फिर आवेदक और व्यथित व्यक्ति का नाम आएगा। ये तो एक सामान्य आप भी जानते हैं, पूरा उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, उसकी जाति, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, सब आप डिटेल में लिख दें। उसका पूरा पता जो आधार कार्ड में लिखा हुआ आप लिख दें। विरुद्ध में आप लिखें जिन जिन के खिलाफ आप रिपोर्ट डालना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने आपके साथ गंभीर अपराध किया है, संगीन वारदात की है, उन सभी मुलजिमों के पूरे नाम, पते डिटेल के साथ ही आपको लिखना है।
उसके बाद फिर विषय में आपको लिखना है, संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज न किए जाने के विरुद्ध शिकायत पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023। ये एक बहुत ही आइडियल ड्राफ्ट सर मैंने तैयार की है। यदि आप साधारण भाषा में लिखना चाहें तो उसको साधारण भाषा में भी लिख सकते हैं, आपको संज्ञेय शब्द इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता नहीं है, और ये धारा जो मैंने लिखी हुई है इसकी भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ जो अपराध हुआ है आप उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे लूट की घटना हुई, तो विषय में आप लिख सकते हैं कि माननीय न्यायालय इस दिनांक को इतनी बजे इस जगह से इस रास्ते से मैं जा रहा था, तब जो है कि अचानक इतने 3 लोग आए, 2 लोग आए और उन्होंने मेरे साथ जो है कि झूमा झटकी मारपीट की और मेरे इतने रुपए लूट कर लेकर भाग गए, और उनमें से मैं उन लोगों को मैं पहचानता भी हूं और उनके आप नाम पते लिख दें इस प्रकार से, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए मैंने थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया था और उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर को आवेदन कार्रवाई हेतु पेश है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। अब ये एक मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बतौर आइडियल मैंने इसमें धारा इसलिए लिखी है क्योंकि हम 175 की धारा 3 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष हम जाएंगे, तो इसलिए मैंने लिख दी है, ये नेसेसरी नहीं है। ये आप यदि चाहें तो आपकी जो भी घटना उसको विषय में आपके शब्दों में लिख सकते हैं। नंबर 1 चीज होगी सर। दूसरा हो गया, माननीय महोदय आवेदक अत्यंत नम्रता पूर्वक यह आवेदन पत्र निम्नलिखित वास्तविक एवं वैधानिक तथ्यों के आधार पर आपके निष्पक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। इसमें आप माननीय महोदय करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि माननीय महोदय आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार सादर पेश है। शब्दों का हेरफेर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घटना हमारी पूरी आना चाहिए। अब नंबर 1 है सर इसमें यह कि आवेदक कोष्टक में मैंने जगह छोड़ दी, यहाँ का निवासी है या व्यवसाय करता है, वो आपको आपके हिसाब से जो भी है आपको आपकी जगह लिखना है। दूसरा, और एक सम्मानित शांतिप्रिय नागरिक है। अनावेदकगण आरोपीगण आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिन्होंने आवेदक के साथ एक गंभीर संज्ञेय अपराध कारित किया है। अब यहाँ पर गंभीर संज्ञेय अपराध के आगे मैं सर थोड़ा सा डेश कर रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर आप जो है कि वो अपराध या वो संज्ञेय घटना शॉर्ट में आप 2 लाइन में लिख दें कि आपके साथ गंभीर रूप से जो है कि मारपीट की गई है और जानलेवा हमला किया गया है, या आपके साथ लूट कारित की गई है, या जो भी घटना आपके साथ की गई है गंभीर प्रकृति की, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मैंने सर इसमें डेश कर दिया है, आप इसको शॉर्ट में यहाँ पर उस बात को लिख सकते हैं। इसको मैंने सेव भी कर दिया है सर, यहाँ पर ये सेव भी हो चुका है। यहाँ पर वो जो भी अपराध का प्रकार है आप यहाँ पे लिख दें। दूसरा पेरा आएगा सर आवेदन का, ये पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर को हम आवेदन दे रहे हैं सर, या भोपाल को, या जहां भी आप जिस भी जिले के ऑल इंडिया में, तो ये वो वाला आवेदन है सर, आपको ध्यान रखना है। ये इसी आवेदन को फोकस करके मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि लोग अक्सर ये कार्रवाई करते ही नहीं है और डायरेक्ट जो है कि जज साहब के समक्ष आवेदन पेश कर देते हैं, तो इस स्थिति में वो नुकसान से बच सकें और कानून की पूरी प्रक्रिया का उनको फायदा हासिल हो सके, इसी मकसद से ये एक साधारण सी ड्राफ्ट मैंने तैयार की है। दूसरा पेरा है सर यह की घटना दिनांक, तारीख छोड़ दी मैंने, को समय करीबन जगह आप लिख दें, समय जो भी है घटना स्थल का नाम लिख दें, पर आरोपियों द्वारा। अब यहाँ पर संक्षेप में आपको आपकी घटना लिखना है, जो भी घटना है आपके साथ गंभीर प्रकृति की हुई है विवरण लिखें, जैसे कि आवेदक के साथ रास्ता रोककर मारपीट की गई, गाली गलौज की गई या धोखाधड़ी की गई। इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह श्री जो भी है उनका आप नाम लिख दें और दूसरे गवाह का भी आप नाम लिख दें। सर गवाह के नाम आप जरूर लिखें यहाँ पर। तीसरा पेरा है सर इसमें यह कि उक्त घटना पूरी तरह से एक संज्ञेय अपराध कॉन्जेबल ऑफेंस की श्रेणी में आती है। ये शब्द मैंने इसमें इस्तेमाल किए कानूनी, आप चाहें तो इसमें संज्ञेय अपराध कॉन्जेबल ऑफेंस, अगर आप डायरेक्ट टाइपिस्ट के पास आप जाते हैं, जैसे कोर्ट में बैठे रहते हैं टाइपिस्ट, तो आप जो है कि मेरे साथ साथ गंभीर वारदात की गई ऐसा शब्द आप लिख दें, बात वही रहेगी, श्रेणी में आता है। आवेदक इस घटना की तुरंत सूचना देने और कानूनी कार्रवाई हेतु दिनांक को संबंधित पुलिस थाने का नाम लिखें आप, कि भार साधक अधिकारी टीआई के समक्ष उपस्थित हुआ था और जुबानी आबलिक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराने का आग्रह किया था। ये आपको जरूर लिखना है सर हर रिपोर्ट के अंदर, तारीख भी। और चौथा पॉइंट है सर इसमें हमारा, जब आप पुलिस थाने पे रिपोर्ट देते हैं तो सर धारा 173 के तहत आप मौखिक भी दे सकते हैं, लिखित भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से भी दे सकते हैं।
मौखिक आपने दी तो वहां पर लिखी जाएगी, लिखित में दी तो आपको टाइप कराकर या हाथ से लिखकर दस्तखत कराकर देना होंगे। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से आपने दी है तो 3 दिन के अंदर आपको थाने से फोन आएगा, सूचना आएगी, तो आपको जाकर उस पर दस्तखत करना है, तो आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें जो है कि 5वां पैरा है सर हमारा रिपोर्ट का, यह कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 173 की उपधारा 4 के स्पष्ट विधिक प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने से व्यतीत है तो वह ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। यदि पुलिस अधीक्षक का समाधान हो जाता है कि इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का होना प्रकट होता है तो वे या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेंगे या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने का निर्देश देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी धारा 173 लिख दी है। हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय भी इस धारा को जानते हैं, सभी पुलिस अधिकारी महोदय इस धारा को जानते हैं, लेकिन इस धारा को हमने इसमें लिख दिया है। यदि आप नहीं भी लिखेंगे, आप सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि ये जो है कि मेरे साथ गंभीर अपराध हुआ है तो इस पर विधि अनुसार एफआईआर दर्ज किया जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए, तो भी सर पर्याप्त होगा। आगे बढ़ते हैं हम छठा पैरा, यह कि इस आवेदन के साथ संलग्न लिखित इत्तला के विवरण से स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का घटित होना परिलक्षित होता है, अतः संबंधित थाना प्रभारी की निष्क्रियता के विरुद्ध कानून के इस मैंडेट के तहत त्वरित पुलिस हस्तक्षेप अनिवार्य है। ये पैरा इस प्रकार से लिखा गया है। भाषा शैली आप आपके हिसाब से सिंपल भी रख सकते हैं। आप छठे पैरे में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मेरे द्वारा थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया गया था, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए श्रीमान को मैं आवेदन दे रहा हूं ताकि इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई कर अभियुक्त गण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उनको गिरफ्तार करके चालान कोर्ट में पेश किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये साधारण शब्द हो गए, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रार्थना में हम क्या लिखेंगे, अतः माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि आवेदक के साथ हुए इस गंभीर कृत्य और पुलिस थाना प्रभारी की वैधानिक विफलता का उचित संज्ञान लेते हुए नंबर 1, इस इत्तला के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थाने में तुरंत एफआईआर, तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट कोष्टक में एफआईआर दर्ज करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। बी, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी योग्य पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन किए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। न्याय हित में आवेदक सदैव आपका आभारी रहेगा। ये आवेदन कंप्लीट हो गया। संलग्न में नंबर 1 आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है, घटना की विस्तृत लिखित इत्तला या शिकायत की प्रति जो आपने पुलिस थाने पे दी थी। दूसरा है घटना से संबंधित अन्य प्राथमिक साक्ष्य, यदि कोई फोटो, वीडियो या मेडिकल पर्ची आपके साथ हो। नीचे दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है और बहुधी में आपका पूरा नाम, पता, और आप अंगूठा लगाते तो अंगूठा और दस्तखत करते हैं तो दस्तखत। ये हो गया सर आपका आवेदन का कंप्लीट ड्राफ्ट। इसमें आपको महत्वपूर्ण बातों का क्या ध्यान रखना है कि एक तो आपकी घटना का विवरण करना है सर, पूरा घटना का दिनांक, समय आपको पूरा लिखना है। 2 गवाह के नाम आपको लिखना है और जब आप पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट आप देंगे तो उसके साथ आपको थाने पे दी गई रिपोर्ट की कॉपी लगाना है, मेडिकल बिल पर्चा आपको लगाना है और निवेदन आपको क्या करना है कि मेरे द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया था, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए इसमें एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाए। ये इसमें एक सिंपल सी मौखिक बात मैंने आपको बता दी। नोट भी लिखा हुआ है, जैसे कि हम एडवोकेट में कोर्ट प्रैक्टिस में हमें बड़ी महत्वपूर्ण ये रहता है काम में कि रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट, इस आवेदन को टाइप करने के बाद इसे हमेशा रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से ही एसपी ऑफिस भेजें, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में रहता है सर रिकॉर्ड। रसीद संभाल कर रखें। डाकघर से मिलने वाली सफेद रसीद को बहुत संभाल कर फाइल में लगाएं। यदि भविष्य में एसपी साहब के निर्देश पर भी एफआईआर नहीं होती है तो धारा 173(4) की यही डाक रसीद आपके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में धारा 175(3) बीएनएसएस का मुकदमा दायर करने का सबसे पहला और अनिवार्य विधिक आधार बनेगी। ये इस प्रकार से सर ये हमें एफआई जो है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन देना है। अब एक और आवेदन की ड्राफ्ट में पुलिस अधीक्षक महोदय को आपको बता दूं, ये वो कंडीशन हो गई कि हमने आवेदन दिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये वो स्थिति हम देख लेते हैं कि एफआईआर तो दर्ज कर ली लेकिन उसको पेंडिंग पटक के रखा हुआ है, तकरीबन 9 माह हो गए। जैसे कि एक मामला सर मेरे पास जस्ट अभी आया था जिसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो भी अपलोड किया है, मैं उसी ओर आपको लेकर चलता हूँ उस आवेदन की ड्राफ्ट पर। ये दूसरा आवेदन की ड्राफ्ट है, जो सिचुएशन मैंने आपको बताई ऊपर वही लिखना है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर, आवेदक का नाम, विरुद्ध अनावेदक गण का नाम आपको लिखना है। विषय में आपको लिखना है पुलिस थाना सुयालपुर सिटी के अपराध क्रमांक जो भी हो, एफआईआर जिस पे दर्ज की गई है वो अपराध क्रमांक आपको यहाँ लिखना है।
में एफआईआर दर्ज होने के 9 माह बाद भी चालान पेश न होने एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 193 3 बीएनएसएस का उल्लंघन किए जाने विषयक शिकायत पत्र अंतर्गत धारा 173 4 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 193 3 क्या कहती है सर? उपधारा 22 ये कहती है कि जो भी व्यक्ति थाने पर आवेदन देता है और यह पीड़ित, तो 90 दिन के अंदर उसके इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस की सूचना उस पीड़ित को या रिपोर्ट लिखाने वाले को दी जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल व्हाट्सएप पर दी जाए या लिखित में दी जाए। अब यदि इस प्रावधान का भी पालन नहीं हुआ है, अगर हो गया है और होने के बाद भी आगे एफआईआर को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है, तो आप जो है कि उस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। माननीय महोदय, निवेदन है कि नंबर 1 यह कि आवेदिका की लिखित जुबानी रिपोर्ट पर पुलिस थाना शुयालपुर सिटी द्वारा, या आपका जो भी थाना हो सर आप यहाँ लिख दें, मैं डेट डेश कर देता हूँ इसको। पुलिस थाने के अंदर ये नाम टाइप में आ जाता है सर, कोई सा भी, ये मैंने डेट डेश कर दिया। द्वारा उक्त अनावेदक गण आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक और धारा भी लिख दें, जैसे कि ये जो है कि दहेज से रिलेटेड मैटर था सर, ये जो है कि उनसे 10 लाख की मांग की गई थी, महिला से घर से भगा दिया गया था, मारपीट की गई थी। तो इसमें 85 धारा 115 की उपधारा 2, धारा 296, धारा 3 की उपधारा 5 बीएनएस 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी 7 सितंबर 2025 को, और उस एफआईआर की कॉपी भी आप इसके साथ लगा दें। ये पैरा क्रमांक 1 हो गया। पैरा क्रमांक 2 है यह कि उक्त एफआईआर आवेदिका के पति, सास, ससुर और देवर द्वारा दहेज में 10 लाख रुपए की मांग को लेकर किए गए घोर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न और दिनांक 7 सितंबर 2025 की दोपहर करीबन 3:30 बजे आवेदिका के मायके भोपाल आकर सरेराह मारपीट व अश्लील गाली गलौज करने के संबंध में दर्ज कराई गई थी, जिसके स्वतंत्र साक्षी आवेदक के भाई ओम बाबू एवं पड़ोसी इकबाल, चाचा व सलमान खान है। तीसरा है सर रिपोर्ट का पैरा, यह कि अत्यंत शोक का विषय है कि उक्त एफआईआर दर्ज हुए लगभग 9 माह मतलब 270 दिन से अधिक का लंबा समय व्यतीत हो चुका है, परंतु संबंधित अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक इस गंभीर वैधानिक मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही माननीय न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन चालान प्रस्तुत किया गया है। चौथा पैरा आएगा सर यह कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193 की उपधारा 12 अनुसंधान अधिकारी पर यह कानूनी बाध्यता डालती है कि वह एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के भीतर पीड़ित आबलिक सूचनाकर्ता को जांच की प्रगति रिपोर्ट मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक व्हाट्सएप या ईमेल संसूचना अनिवार्य रूप से दें, परंतु 9 माह बीतने पर भी अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदिका को कोई सूचना नहीं दी गई है, जो उनके शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और वैधानिक विफलता को दर्शाता है। पांचवा पैरा है यह कि अनुसंधानकर्ता अधिकारी इस अत्यधिक सुस्ती और उदासीनता के कारण आरोपीगण खुलेआम घूम रहे हैं और आवेदिका उसके परिवार को कोर्ट केस वापस लेने के लिए डरा धमका रहे हैं, जिससे आवेदिका के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। छठा पैरा आएगा यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 सर्वोच्च न्यायालय में यह कानून स्थापित किया गया है कि पुलिस जांच को अनिश्चित काल तक लटका कर नहीं रख सकती। त्वरित अनुसंधान और समयबद्ध चालान प्रस्तुतिकरण न्याय प्रणाली की आत्मा है। चाहे तो आप लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन को, प्रार्थना में लिख दें आप। अतः माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि न्याय हित में मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए नंबर ए, ये हम प्रार्थना में लिख रहे हैं सर, पुलिस थाना जो भी सर आपका है, मैं थाने की जगह यहाँ पर डेट डेश कर देता हूँ, ये मैं इसमें ये मैंने डेट डेश कर दिया। पुलिस थाने का अनुसंधानकर्ता अधिकारी को उक्त अपराध क्रमांक लिख दें जो एफआईआर के ऊपर लिखा रहता है कि केस डायरी के साथ तलब किया जाए। दूसरा, अनुसंधानकर्ता अधिकारी को एक निश्चित समय सीमा जैसे 7 दिवस के भीतर उक्त प्रकरण का पूर्ण चालान या अंतिम प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कड़े निर्देश जारी करने की कृपा करें। न्याय हित में सदैव आपका आभारी रहेंगे। और संलग्न में आपको इसके साथ क्या लगाना है सर, वही 2 चीजें बताई। प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर जो भी है आपकी, इसकी कॉपी लगा दें। मेडिकल बिल, पर्चे, कोई वीडियोग्राफी वो आप लगा दें। दिनांक भोपाल, जिला भोपाल, जो भी आपकी जगह है, और नीचे आपका बहुदी, ये आपका हो गया सर। तो ये हो गई सर हमारी दूसरी ड्राफ्ट हो गई सर इसकी। ये मैंने इसको सेव भी कर दिया। तो ये इस प्रकार से आज के वीडियो का सर हमारा मुख्य फोकस जो है ये ड्राफ्ट ही थी, क्योंकि अक्सर हम इसको हल्के में ले लेते हैं जबकि ये कानूनी प्रावधान है। क्योंकि जब सपोज करें कि आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दे दी
शिकायत आवेदन पत्र लिखित में रजिस्टर्ड डाक से स्पीड पोस्ट के जरिए, और वहां से भी देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब आप 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023 के तहत जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करेंगे। वकील साहब से संपर्क करने के बाद आपकी ओर से आपके वकील साहब पेश करेंगे। तो उसके साथ सर एक शपथ पत्र भी लगाया जाएगा, और शपथ पत्र में यही लिखना बहुत जरूरी है कि हमारे द्वारा इस तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से रिपोर्ट भी दे दी गई थी। मतलब हमने पहले थाने पे रिपोर्ट दी, उसके बाद एसपी महोदय को भी सूचित किया, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण हम 175(3) के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश कर रहे हैं कि इसमें थाना प्रभारी महोदय को निर्देशित किया जाए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर दर्ज करके आरोपी गण के खिलाफ चालान पेश करें। चालान 193 बीएनएस 2023 के तहत पेश किया जाता है। इसमें थोड़ा सा हमें समझने वाली बात यह है सर कि चालान की कोई निश्चित समय सीमा इसमें नहीं दी गई है, लेकिन 90 दिवस दो जगह इस्तेमाल हुआ है। 90 दिवस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है? एक 90 दिवस इस्तेमाल हुआ है धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा 12 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस की सूचना 90 दिन के अंदर रिपोर्ट करने वाले या पीड़ित को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा दी जाएगी, मतलब व्हाट्सएप, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा या लिखित में दी जाएगी। एक इसमें 90 दिन का आया है प्रावधान। दूसरा 90 दिवस का प्रावधान कहां पर आया है सर? दूसरा प्रावधान आया है 193 की उपधारा 9 में। यदि कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया गया और उसके बाद फिर जो है कि पुलिस अधिकारी को कुछ नए सबूत और तथ्य प्राप्त होते हैं, तो वो जज साहब की अनुमति से इन्वेस्टिगेशन करके 90 दिन के अंदर पूरक चालान कोर्ट में पेश करेंगे। 90 दिन से ज्यादा अवधि न्यायालय की अनुमति से ही बढ़ाई जाएगी, उसके अलावा नहीं बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर दो जगह से 90 दिन का उल्लेख हुआ है। और तीसरा, महिला और बच्चों से संबंधित कोई गंभीर अपराध है तो 2 माह के अंदर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। अब जो दूसरी स्थिति है उनको छोड़कर उसमें 90 दिवस दो जगह आया है सर, तो इसका हम मतलब क्या निकाल सकते हैं? क्या अनिश्चित काल तक थाने पे रिपोर्ट लिखाने के बाद उसको ऐसे ही पटक कर रखा जाएगा? क्या उस व्यक्ति का जीवन, यदि जिसने रिपोर्ट लिखाई है 25 साल है, तो क्या 75 साल तक ऐसे ही पटक कर रखी जाएगी और 100 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या हम इसका ऐसा अर्थ लगाएं? नो सर, बिल्कुल नहीं। इसका ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यही निकाला जाएगा कि जैसे ही आपके द्वारा एफआईआर संज्ञेय प्रकृति की लिखाई गई, तो आप तुरंत जो है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से भेजें, और वहां पर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप बिना विलंब के संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज साहब के समक्ष आप 175 के उपधारा 3 बीएनएसएस के तहत आवेदन पेश करें। उसके साथ शपथ पत्र लगाएं, पुलिस अधीक्षक को दी गई रिपोर्ट की कॉपी, पोस्ट ऑफिस की रसीद, एक्नॉलेजमेंट रसीद, ये सब आप लगाएं, और वहां पर फिर जज साहब के समक्ष आप जब आवेदन पेश करेंगे तो वहां पर फिर वो एमजेसीआर में वो दर्ज किया जाएगा, और फिर उसके बाद आपके बयान होंगे, आपके गवाहों के बयान होंगे। उसके बाद फिर जज साहब जो है कि पुलिस रिपोर्ट पहले भी उसमें तलब की जा सकती है। ये जज साहब के विवेक के ऊपर है। मैंने 2-3 केसों में पेश किया था, तो पेश करते से जज साहब के द्वारा पुलिस स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई, या फिर आपके बयान पहले दर्ज करने के बाद फिर पुलिस स्टेटस रिपोर्ट मंगाते हैं, तो आपकी कार्रवाई सर यहाँ से एक तरीके से चालू हो जाती है। और जो आपका मामला उलझा हुआ था, आप महीनों से परेशान हो रहे थे, आप भटक रहे थे, कहीं ना कहीं आप मुकाम पर पहुंच जाते हैं, और जज साहब के द्वारा उसमें जो आदेश किया जाता है, तो फिर उसमें पुलिस अधिकारी के द्वारा उस समय सीमा में कारण बताना पड़ेगा उनको कि आखिर लेट क्यों हो रहे हैं, लिखित में कारण देना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको पेश करना पड़ेंगे। अब आप ऐसे जा रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, कम से कम यहाँ पर जज साहब की तरफ से नोटिस जब भेजा गया उनको थाने पर, तो वहां से वो फिर समय अवधि में चालान पेश करेंगे। वो इस प्रकार से फिर रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि एक तरीके से जज साहब की निगरानी में फिर उनके जो एक आदेश से ये कार्रवाई सर प्रारंभ वहां पर हो जाती है। एक बड़ा जबरदस्त प्रावधान है, और उसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को ये रिपोर्ट दिया जाना बड़ा जरूरी है सर। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है जो मैंने आपको पढ़कर बताया था। ये जजमेंट है 2007-8 का है सर। उस समय जो है कि संशोधन नहीं हुआ था और सीआरपीसी लागू थी, तो उसमें 156(3) का उल्लेख है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हमेशा लागू और मान्य रहते हैं। तो उसमें पुलिस अधिकारी जो है कि जांच करके रिपोर्ट दर्ज करें, ऐसा भी निर्देश का आदेश दिया गया है। या जांच रुकी हुई है तो उसमें आगे की जांच करके चालान पेश करें, ऐसा भी उसमें आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा जो है कि दिया जा सकता है। 173 बड़ी विस्तृत जो धारा है, 173 की उपधारा, जिसके तहत आप कोर्ट में आवेदन पेश करेंगे,
तो इस प्रकार से आज का वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। मुख्य फोकस हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय की रिपोर्ट ही है। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास एक पक्षकार आए थे, उन्होंने जमाने भर में आवेदन दे दिया, मैंने आपको बताया था, और पुलिस अधीक्षक महोदय को ही छोड़ दिया। जबकि धारा क्या कहती है, 173(4) स्पष्ट कहती है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को आपको आवेदन देना जरूरी है। तो ये कानूनी प्रक्रिया का आप पालन करें और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन, पोस्ट ऑफिस की रसीद, एक्नॉलेजमेंट रसीद, और यदि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उस एफआईआर की कॉपी, और इन सब के साथ आप कोर्ट में पेश करें। किस प्रकार से ड्राफ्टिंग होगी 173 की, ये पहले मैं वीडियो तकरीबन 4-5 माह पूर्व पहला मैं मेरे चैनल पर वीडियो बना चुका हूं, और उसकी डिजिटल ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे मौजूद है जिसमें ड्राफ्टिंग मेरे द्वारा दी गई है। और उसी के अलावा ये जो डिजिटल ई बुक है, इसमें मैंने जो आवेदन इसमें ड्राफ्ट किए हैं, इसमें 2-3 तरीके के, 4 तरीके के आवेदन है सर। इसमें 173 की जो उपधारा के तहत आवेदन जो पेश किया जाएगा, ये जो डिजिटल ई बुक है सर, इसमें जो है कि एक तो धोखाधड़ी 420 जो 318(4) हो गई है बीएनएसएस 2023 में, उसका परिवाद पत्र का ड्राफ्ट मैंने तैयार करके इसमें रखा हुआ है डिजिटल ई बुक में। उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र, ये पूरी इसमें उसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। दूसरा, मारपीट और चोरी, इसका भी मैंने इसमें तैयार करके रखा है। एक आइडियल प्रारूप जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया था। दूसरा, अभी मैंने आपको 9 माह से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो भी ड्राफ्ट इस डिजिटल ई बुक में मैंने तैयार करके रखी है। और अध्याय 1 और 2 में जो है कि धारा 175 की उपधारा 3 की पूरी सरल व्याख्या की गई है। धारा 173 की सरल व्याख्या मेरे द्वारा की गई है। और भी बहुत कुछ जानकारियां इस डिजिटल ई बुक में मेरे द्वारा दे दी गई हैं। इस डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी है सर। इसको मैंने विशेष तौर से आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है ताकि आप इस प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करें। तो ये जो डिजिटल ई बुक है सर, इसकी लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है। 2 लिंक मौजूद हैं, आपको जैसे उचित लगे आप वहां पर जाकर उसको खरीद सकते हैं। और खरीदने की प्रक्रिया सर वही रहती है, जैसे आप भुगतान करते हैं। 299 रुपये कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। जैसे आप भुगतान करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर ये प्राप्त हो जाती है मेरी वेबसाइट पे से। दूसरा है गूगल ई बुक पार्टनर की जो वेबसाइट है, तो वहां पर आपके ही मोबाइल में ऐप होता है गूगल का, वो उस पर डाउनलोड हो जाती है। तो इस प्रकार से सर आप को मैंने आज के वीडियो में मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।